Hello students, I hope you all are fine and healthy। और बेटा आज हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में बात की थी और रेट लॉ के बारे में बात की थी। ऑर्डर कैसे निकालते हैं अगर कंसंट्रेशंस अपने को अलग अलग टाइम पे गिवन है, तो ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में चर्चा हो गई थी। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, आज इन दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं, और अगर डिफरेंट होती हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में हैं। तो बेटा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट के कितने कंसंट्रेशन टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑर्डर इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलैरिटी को थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया जाता है और ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को पढ़ने के लिए अपने को रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, मतलब एक ही स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में, 2 स्टेप या 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमने रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि या तो रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है, मींस सिंगल स्टेप रिएक्शन, या रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मींस रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 1 स्टेप। ओके, तो जरा एलिमेंट्री रिएक्शन देखो। एलिमेंट्री रिएक्शन को सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जैसे मैं कोई भी एक स्टेप लिखता हूं कि A + B गिव्स C, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल A का और एक मॉलिक्यूल B का जब रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है। यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई? 2। कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट किए? 2 मॉलिक्यूल। तो बेटा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई। अगर यही मैंने कोई रिएक्शन लिखी होती कि A + 2B गिव्स C, अब ये एक स्टेप है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। अब इस स्टेप में मुझे लग रहा है 2 मॉलिक्यूल्स B के और 1 मॉलिक्यूल A का एक साथ कोलिजन करेंगे, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यानी कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल। तो बताओ बेटा मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 3। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 3। यानी मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जब मैं मॉलिक्यूलैरिटी देख रहा हूं तो एक ही स्टेप की रिएक्शन है, डायरेक्ट मैं देखते ही बता दूंगा कि कितने मॉलिक्यूल से एक साथ कोलिजन कर रहे हैं, और वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी ओवरऑल रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन वैसे ही सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, तो कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जब सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे वो भी क्या आएगा? मॉलिक्यूलैरिटी के ही सिमिलर आएगा। क्यों? क्योंकि बी के जब एक ही स्टेप की रिएक्शन है तो मुझे दिख रहा है बी के 2 कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व हैं और ए का 1 कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी शुड बी 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी 1। ओवरऑल ऑर्डर शुड बी 2 + 1 3। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस जनरली ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर सेम। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर जनरली सेम। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैन बी इजीली डिटरमाइंड, बट मॉलिक्यूलैरिटी लूजेस इट्स रेलेवेंस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी हर एक स्टेप की आप बताएंगे। आप ओवरऑल रिएक्शन अगर 3 स्टेप की है
तो आप मॉलिक्यूलरिटी कैसे बता पाएंगे? पहले स्टेप की हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, दूसरे स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो, तीसरे स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, तो आप क्या बताएंगे इसमें? 2 बोलेंगे आंसर या 3 बोलेंगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी लूजेज इट्स relevance, but order of a complex reaction can also be easily determined through experimental means. Okay, so for elementary reactions, order and molecularity both can be determined, but for complex reaction, order can easily be determined experimentally, but molecularity loses its relevance in case of complex reaction. एक complex reaction का मैं example लेता हूँ बच्चों. Suppose a complex reaction is given. Complex reaction ये थी कि H2 reacts with I2 to form 2HI. H2 reacts with I2 to form 2HI. अब सपोज मैं बता रहा हूं कि ये 3 स्टेप की टोटल रिएक्शन है. ये 3 स्टेप की टोटल रिएक्शन है. पहला स्टेप है I2 gives 2I. दूसरा स्टेप है 2I gives I2 और तीसरा स्टेप है H2 plus 2I gives 2HI. ओके, अब जरा बताओ, जो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है और तीसरा स्टेप है, तीनों में हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी आप देखोगे तो मुझे तो लग रहा है डिफरेंट है. पहले स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल आयोडीन का पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि दूसरे स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी क्या दिख रही है? 2. और तीसरे स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी मुझे क्या दिख रही है? 1 + 2 3. मीन्स अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी स्टेप वाइज पढ़ने की कोशिश करूं तो पहले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी मैंने क्या बोला? 1, जबकि दूसरे स्टेप की 2 और तीसरे स्टेप की 3. तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन जो थी H2 + I2 gives 2HI, इस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आपको बतानी हो तो आप क्या बताओगे? 1 बताओगे, 2 बताओगे या 3 बताओगे? नहीं बता सकते. यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप मे बी डिफरेंट. So in case of a complex reaction, molecularity of overall reaction cannot be determined. That's why I was saying कि molecularity loses its relevance in case of a complex reaction. Elementary reaction के लिए order and molecularity both can be determined, both can be explained. But in case of a complex reaction, order of overall reaction can be determined experimentally, but molecularity of each and every step must be spoken separately. For overall reaction, in case of a complex reaction, molecularity has no relevance. तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि मॉलिक्यूलरिटी इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हर स्टेप की अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग नहीं बताते हैं इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. हाँ, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जरूर बताते हैं. कैसे निकालोगे? एक्सपेरिमेंटली. अच्छा, ऑर्डर को अगर अपने को थ्योरेटिकली बताना है, यू नो वन थिंग, ऑर्डर गिव्स अस अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एज वेल. अगर अपने को मैकेनिज्म पता है देन यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. पूछो कैसे? एक एग्जांपल लेके करते हैं और इसमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी को यूज करेंगे. तो पहले मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं और फिर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से मैकेनिज्म को यूज करके कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं वो चीज देखेंगे. तो ऑर्डर मैं एक टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को जल्दी से बता दे रहा हूं. ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी. ऑर्डर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. ओके. जबकि मॉलिक्यूलरिटी में क्या बोलोगे? इट इज अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी. इट इज अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला डिफरेंस. दूसरा, इट कैन बी डिटरमाइंड, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड फॉर बोथ elementary as well as complex reactions. Order can be determined
फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी में मैंने क्या बताया था, इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर elementary reactions, but has no relevance in case of a complex reaction. क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि in case of a complex reaction which involves a multi-step reaction, molecularity of each and every step must be told separately. ठीक है? For overall reaction, for overall complex reaction, molecularity has no meaning. Okay? तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म को यूज करके ऑर्डर कैसे बताया जा सकता है। तो उसके लिए एक छोटी सी थियरी है, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आगे जब हम लोग लिंडमैन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पे भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज स्टेडी हुई होगी, मतलब स्टैटिक हुई होगी। ठीक है, कांस्टेंट रही होगी कुछ समय के लिए। तो बेटा सबसे पहले समझो कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे इंटरमीडिएट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोला मैंने? वहाँ पे इंटरमीडिएट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब है ऐसी केमिकल स्पीशीज जो रिएक्शन में फॉर्म भी हुई हैं और कंज्यूम भी हो गई, यानी ओवरऑल रिएक्शन में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। आप जो एक ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे उसमें इंटरमीडिएट्स को आप शो नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल SN1 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट सबको पता है क्या होता है, कार्बोकैटायन। लेकिन क्या आप कार्बोकैटायन दिखाते हो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में? नहीं दिखाते हो। क्यों? क्योंकि वो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट था, रिएक्शन में ही फॉर्म हुआ और रिएक्शन में ही खत्म हो गया, ना वो रिएक्टेंट था ना वो प्रोडक्ट था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इट गेट्स कंज्यूम्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। जैसे जैसे ये फॉर्म होता है अगले स्टेप में वैसे ही ये कंज्यूम भी होता है। बट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, rate of formation of reaction intermediate becomes equal to rate of consumption of reaction intermediate। तो उस समय पे क्या होगा, इंटरमीडिएट जो है उसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फॉर अ गिवन टाइम पीरियड ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ रिएक्शन, एज सून एज रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। व्हाट डू आई वांट टू से कि rate of formation of reactant becomes exactly equal to rate of consumption of reaction intermediate. Rate of formation of reaction intermediate becomes exactly equal to rate of consumption of reaction intermediate. उस टाइम पीरियड पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट और स्टेडी। इसीलिए इस थ्योरी को मैंने क्या बोला है, क्या नाम दिया है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो इसको अगर ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं बेटा, तो सपोज दिस इज इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम। स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा होगा रेट ऑफ कंजम्पशन से, तो पहले इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बढ़ी। फिर वो टाइम आ गया व्हेन इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन हैज बिकम इक्वल टू इट्स रेट ऑफ कंजम्पशन, मींस इट्स कंसंट्रेशन हैज बिकम स्टेडी। अब देखो कंसंट्रेशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है। And when the reaction is about to get completed, rate of consumption of reaction intermediate
इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होने लगी, घटने लगी। जो ये टाइम पीरियड है बेटा, जो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज स्टेडी, और इसी टाइम पीरियड पे हम लोग अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से ऑर्डर डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए, जो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, अगर मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नोन है तो मैं ऑर्डर डिटरमाइन कर सकता हूँ, रेट लॉ लिख सकता हूँ। ठीक है, रेट लॉ लिख लिया तो ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। ओके, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। अब देखो, जो सोचने का तरीका होता है, कोई भी अननोन रिएक्शन होती है तो उसमें जो सोचने का तरीका होता है मैकेनिज्म का, उसको हम लोग कैसे सोचते हैं बताओ। H2 बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन में, H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, जबकि I2 में बड़ा बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड बड़ा है, तो ये वीक होगा। तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, आयोडीन का बॉन्ड टूटना चाहिए। ये एक सोचने का अप्रोच हो सकता है। अदरवाइज जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पे मैकेनिज्म आपको गिवन रहेगा और आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना रहेगा। ठीक है, I2 बेटा पहले स्टेप में, पहले स्टेप का रेट कांस्टेंट ले लिया मैंने K1, ये टूट के 2 आयोडीन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर दोनों आयोडीन रेडिकल्स अगले स्टेप में रिकम्बाइंड भी हो सकते हैं, इसका मैंने रेट कांस्टेंट मान लिया स्टेप 2 का K2, और ये बना सकते हैं I2। या तो ये आयोडीन रेडिकल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकते हैं और क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट 2HI K3। ठीक है, अब बताओ रिएक्शन का जो रेट लिखना रहेगा, रिएक्शन का जब रेट एक्सप्रेस करोगे तो वो कैसे एक्सप्रेस करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 2 टाइम्स K3 2 टाइम्स K3 concentration of H2 and concentration of I स्क्वायर। ठीक है, ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर दिया, रेट लॉ आपने लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ, रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन टर्म आ सकता है? नहीं। रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और समटाइम्स प्रोडक्ट्स, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर्स इन फाइनल रेट लॉ। तो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो I स्क्वायर आया है उसको अपने को एलिमिनेट करना होगा रेट लॉ में से। कैसे एलिमिनेट करोगे? यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। क्या बोलोगे कि आयोडीन इज, सिंस आयोडीन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इट गेट्स कंज्यूम्ड। ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट rate of formation of iodine radical is equal to rate of consumption of iodine radical। तो अब चलो इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखूंगा आयोडीन रेडिकल का। तो बताओ आयोडीन रेडिकल कौन से स्टेप में फॉर्म हो रहा है? केवल पहले स्टेप में, केवल फर्स्ट स्टेप में ही आयोडीन फॉर्म हो रहा है, बाकी सेकंड में कंज्यूम हो रहा है, थर्ड में भी कंज्यूम हो रहा है। तो पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन रेडिकल इज 2 टाइम्स K1 concentration of I2। Now rate of consumption of iodine radical, rate of consumption of iodine radical बताओ 2 टाइम्स, सेकेंड स्टेप 2 टाइम्स K2 और बोलो बच्चा I स्क्वायर, 2 टाइम्स K2 I स्क्वायर, I का स्क्वायर करोगे ना, प्लस इस स्टेप में भी तो कंज्यूम हो रहा है, क्या है 2 टाइम्स K3 H2 और बोलो I स्क्वायर, I स्क्वायर। अब क्या बोलोगे? ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन रेडिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आयोडीन रेडिकल। रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो 2K1 I2 is equal to 2K2
आई स्क्वायर, और बोलो बच्चा 2k3 H2 और आई स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं रब कर देता हूं। यहां से बोलो आई स्क्वायर आपने कॉमन लिया बेटा, आई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा? अच्छा 2 से 2 कैंसिल, आई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? K1 I2 अपॉन बोलो K2 प्लस K3H2, K2 प्लस K3H2। अब बोलो रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख लियो, और रेट लॉ में रिएक्टेंट अपीयर हो सकता है, बस क्या नहीं अपीयर हो सकता? रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं अपीयर हो सकता। अब जो आपने फाइनल अपना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था वो क्या लिखा था? आपने लिखा था 2 टाइम्स K3H2 और I का स्क्वायर, यही लिखा था आपने। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए बेटा, क्या करेंगे आप लोग? आई स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 2 टाइम्स K3H2 साथ में बोलो K1 I2 अपॉन K2 प्लस K3H2, K2 प्लस K3H2। ये हो गया अपना फाइनल रेट लॉ। अब इसमें कुछ एजम्पशंस ले सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि सपोज स्टेप 3 इज वेरी स्लो। पहला एजम्पशन मैंने क्या लिया कि स्टेप 3 इज वेरी स्लो। जब स्टेप 3 इज वेरी स्लो लिया बेटा मैंने, तब बताओ क्या आया? तुम बोलोगे कि दिस K3H2 इज फार लेस देन K2, मीन्स K3, जब K3 बहुत छोटा है रेट कांस्टेंट थर्ड स्टेप का, तो आप बोल सकते हो K3H2 इज फार लेस देन K2। उस केस में बेटा K3H2 को आप क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हो? 2K3 अपॉन K2 इंटू K1, इसको क्या लिख लिया? K डैश साथ में H2 और I2। बोलो रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया? 2। मीन्स इफ स्टेप 3 वॉज वेरी स्लो स्टेप, देन इट वॉज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को यूज करके मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लिया। दूसरा केस क्या लिख सकते हो कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टेकन वाज वेरी हाई, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टेकन वाज वेरी हाई। दूसरा केस क्या ले सकते थे बेटा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टेकन वाज वेरी हाई, इज वेरी हाई, तब क्या कहोगे? इस केस में कहोगे कि K3H2 इज ग्रेटर देन K2, इज ग्रेटर देन K2। यानी ये K3H2 इज ग्रेटर देन K2, तो K2 को यहां पे नेग्लेक्ट करोगे बेटा, और K2 को नेग्लेक्ट करोगे तो नीचे क्या बचेगा? K3H2। तो जरा देखो, R इज इक्वल टू 2K1 K3 H2 I2 अपॉन K3H2। अब बताओ H2 K3 H2 कैंसिल, R इज इक्वल टू केवल क्या बचा? 2K1 I2, 2K1 I2। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज
नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तुम कहोगे सर इसी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ अलग कंडीशन में 2 था और इसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो गया अगर मैंने रिएक्शन कंडीशंस को बदल दिया। बिल्कुल सही बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशंस। बिल्कुल सही बात। रिएक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर टू फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशंस। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। Order of reaction may be manipulated, order of reaction may be changed by changing the reaction conditions. Got it? और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर अपने को मैकेनिज्म पता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा फिक्स रहेगा या रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है बाय चेंजिंग दी रिएक्शन कंडीशन। सो दिस वाज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। इस पे बेस्ड सवाल भी आ चुका है। थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को 2 बार देख लेना बल्कि वीडियो में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज how rate of reaction can be affected by various conditions, by various parameters, यानी factors affecting rate of a reaction पढ़ना है अपने को। अब क्या है अगला टॉपिक बेटा? factors affecting rate of reaction। तो अब अगला टॉपिक मैं जो आपको बताने जा रहा हूं that is factors affecting रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा? रेट कब बढ़ाया जा सकता है, कब घटाया जा सकता है? तो सबसे पहला अपना फैक्टर मैंने लिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कई बार क्या होता है बेटा कि रिएक्शन देखने में सिमिलर लगेगी लेकिन दोनों का रेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट्स अलग हैं। हर रिएक्टेंट की रिएक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रिक ऑक्साइड NO लूँ तो जरा देखो, देखने में रिएक्शंस एक जैसी दिख रही हैं। 2NO2 + O2 gives 2NO2 and 2CO plus O2 gives 2CO2। अब सेम टेम्परेचर पे मैं इस रिएक्शन के दोनों रिएक्शन के रेट को कंपेयर करूंगा तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट व्हाइल सेकंड इज स्लो। अब इसका क्या कारण था? NO और CO दोनों का नेचर अलग था, दोनों के रिएक्ट करने की टेंडेंसी अलग थी। तो ये पहला अपना क्या था क्राइटेरिया? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कैसे डिपेंड करेगा? भाई किसी रिएक्टेंट की टेंडेंसी होती है फास्ट रिएक्ट करने की और किसी रिएक्टेंट की टेंडेंसी होती है स्लो रिएक्ट करने की। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कैसे डिपेंड करेगा? बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जरा बताओ, जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तभी तो वो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही। और भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं कि वो थ्रेशोल्ड बैरियर के ऊपर होना चाहिए, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। बट सिंपली कमिंग बैक टू कंसंट्रेशन, अगर मैं केवल कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं तो बताओ जितने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है?
rate generally increases with increase in concentration of reactant. Rate of reaction generally increases with increase in concentration of reactant. ठीक है, अब ये बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन बेटा आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ अगर मैं प्लॉट करूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो बेटा टाइम के साथ घटेगी ना, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो जनरली डिक्रीजेज विद टाइम. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी घट रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली घटता है एज द टाइम पासेस. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में यही बोलोगे, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जनरली हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड एज द टाइम पासेस concentration of reactant goes on decreasing, so rate of reaction also goes on decreasing. This is the general case. आगे देखेंगे जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला जनरली. दिस इज अ जनरल ट्रेंड. तो हम लोगों ने दो देख लिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तीसरा फैक्टर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर. टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. आगे कोलिजन थ्योरी में भी इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी पहले डिटेल में इसको देख लेते हैं. टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. पहली बात तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएंगे. जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी. दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स सफिशिएंट एनर्जी कैरी करेंगे ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सके. अब यहाँ पे मैंने एक नाम लिया इफेक्टिव कोलिजन. तो देखो, हर कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये जरूरी नहीं है. वही कोलिजन्स जिनमें मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, एक वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, वही प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं. यानी द कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स. All collisions are not effective. पता चले मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना पाए, तो भले ही वो कोलिजन कर गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, तो इट विल नॉट बी काउंटेड इन रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो टेम्परेचर में कहोगे फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, rate of reaction generally increases with increase in temperature. तो as temperature increases, collision frequency को बेटा Z से रिप्रेजेंट करेंगे. collision frequency Z also increases. दूसरा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस. जब ये दोनों बढ़ेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इफेक्टिव कॉलिजन्स कौन से? ऐसे कॉलिजन्स जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रिजल्ट करते हैं. फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स ऑल्सो इंक्रीजेस. और अगर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज. रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस.
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे, विच मीन्स कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z विल इंक्रीज, ऑल्सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इन दोनों की वजह से फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स विल इंक्रीज, और अगर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स विल इंक्रीज तो मोर एंड मोर ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल अल्टीमेटली इंक्रीज। ओके, तो ये टेम्परेचर का रोल था। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से भी देखते हैं। ये तो हमने क्वालिटेटिव स्टडी कर ली, थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली इसको इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, for most of the reactions, whether exothermic or endothermic, rate of reaction becomes 2 to 3 times for every 10 degrees Celsius rise in temperature. For every 10 degrees Celsius rise in temperature. कहने का मतलब क्या है कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना से 3 गुना तक हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इसको लिखने का तरीका होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट से, टेम्परेचर कॉफिशिएंट से। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक मैंने T डिग्री सेल्सियस पे लिया, T डिग्री पे लिया, ठीक है, और एक मैंने T+10 पे लिया, T+10 पे लिया रेट कांस्टेंट। तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3, मीन्स रेट कांस्टेंट 2 गुना से 3 गुना हो गया, टेम्परेचर T से T+10 ले गए, तो केवल 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज व्हाट? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये लिखने का इसका प्रॉपर तरीका था। अब देखो बेटा, होता क्या है, आप लोगों ने 11th में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पढ़े थे, जहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे थे आपने इन अ गिवन वेलोसिटी रेंज या इन अ गिवन एनर्जी रेंज। मैं मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया मैंने, यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन एनर्जी रेंज। This curve was like this, ठीक है, ऐसा कर्व मिला था अपने को। यहां पे हमने बोला था कि in this energy range maximum fraction of molecules are found at a given temperature। ये किसी एक टेम्परेचर T पे है। अब मैं जब 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे यही मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने बनाया और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने नोटिस किया, दो अलग अलग टेम्परेचर्स T1 और T2 पे, सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1, तो अपने को कैसा कर्व मिला था? ऐसा कर्व मिला था, ऐसा कर्व देखने को मिला था। दिस इज एट टेम्परेचर T1 एंड दिस इज एट T2। देखो हो क्या रहा है,
हायर एनर्जी रेंज में जब हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैंने मान लिया ये एनर्जी रेंज है, एक बैरियर है, सपोज यही थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर था कि इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास रहेगी तो वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। जरा देखो, एरिया ऑफ ग्राफ गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो टेम्परेचर जब T1 से T2 बढ़ा रहे हैं, जब टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा रहे हैं सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1 बाई 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो दिस एरिया ऑफ ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, दिस एरिया ऑफ ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हायर एनर्जी रेंज वो 2 गुना से 3 गुना हो जा रहे हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स 2 गुना से 3 गुना हो जाएगी बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मेयरली बाई 10 डिग्री सेल्सियस। That's why I was saying कि rate of reaction becomes double to triple by increasing the temperature of reaction by 10 degree Celsius। बात समझ में आई? तो ये मैक्सवेल कर्व से ऐसे समझ सकते हो। चलो इसी को दूसरे तरह से और देख लेते हैं। होता क्या है बेटा, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले एक ये ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, वहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर इस चीज़ को मैं ज़रा तुम लोगों को ग्राफ से डायग्राम से शो करूं, मान लो ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, यानी टाइम के साथ बना दिया मैंने, और ये एनर्जी है, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो सपोज ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं ले जाते हैं, पहले जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे तो एक हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, एक हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी और वो फिर कन्वर्ट होकर किसमें, प्रोडक्ट में आएगी। यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अब बताओ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे जो इस बैरियर को, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यहाँ पे अगर कोलिजन का एनर्जी इतना है कोलिजन के टाइम पे, तो वो मॉलिक्यूल क्या इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, नहीं। वो कोलिजन कैसा होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन कैसा होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन। और वही कोलिजन अगर इस एनर्जी लेवल पे हो रहा है तो बताओ वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में गिरेगा या नहीं, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये जो एनर्जी बैरियर था इसको हमने क्या बोला, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर। यानी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess minimum this amount of energy, minimum threshold amount of energy, so that they may do an effective collision and result into the formation of product। ठीक है, अब हुआ क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी, उनको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए बेटा। तो द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव कोलिजन एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नाम सबने सुना होगा, अब यहां से इसको समझ जाओ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी का जो चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टू क्रॉस द थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये को मैंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, जब आप मॉलिक्यूल्स, जब आप रिएक्शन का टेम्परेचर बेटा बढ़ा रहे थे
तो हो क्या रहा था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही थी। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के पार पहुंच जा रहे थे और फिर कोलिजन करके इजीली प्रोडक्ट बना ले रहे थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स यानी हाई एनर्जी पे जो कोलिजन हो रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के ऊपर, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है और रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। तो जब इसको फर्दर स्टडी किया गया इक्वेशन के फॉर्म में, तो पाया गया कि रेट कांस्टेंट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात भाई, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे पर यूनिट टाइम उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा। और दूसरा पाया गया कि ये केवल नंबर ऑफ कॉलिजन्स नहीं, केवल कॉलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स पे भी डिपेंड कर रहा है एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स इज व्हाट, जो कॉलिजन्स एक्टिवेशन एनर्जी के को क्रॉस करके हो रहे हैं, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू e to the power minus EA by RT, e to the power minus EA by RT. So K was basically written सबसे पहले कि Z into e to the power minus EA by RT. But experimentally it was found in most of the cases, experimentally it was found कि observed value of rate constant is slightly lower than this value. In most of the cases, practically it was found, experimentally it was found कि observed value of rate constant is less than this calculated value of rate constant. ऐसा क्यों? क्योंकि एक ओरिएंटेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व था। तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और K को क्या लिखा हमने, PZ into e to the power minus EA by RT, where P is what? Probability factor which depends upon orientation factor, and P is less than equal to 1. तो अब बताओ ये वैल्यू में 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो अब थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ दिस रेट कांस्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ पे P इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रोबेबिलिटी और ओरिएंटेशन फैक्टर। Z is what? Collision frequency, means number of collisions per unit time, collision frequency. EA is what? As I told you earlier, activation energy. अब ओरिएंटेशन फैक्टर को जरा ध्यान से समझ लो। सपोज एक मैं SN2 का एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक मैं सिंपल SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लो CH3Br को OH माइनस से रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CH3OH प्लस Br माइनस। ये बेटा एक सिंपल SN2 रिएक्शन है। अब बताओ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z बढ़ गई, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के ऊपर पहुंच गए, यानी फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सफिशिएंट एनर्जी के कोलिजन्स हैं वो प्रोडक्ट बनाएं ही बनाएं। क्यों? क्योंकि एक ओरिएंटेशन फैक्टर भी रिक्वायर्ड होता है। अब बताओ, SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अप्रोच या उसका अटैक बैक साइड से होना चाहिए लीविंग ग्रुप के, तभी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर यही OH माइनस फ्रंट साइड से ही अटैक कर देता
तब हम लोग रिएक्शन नहीं करवा पाते। भले ही सफिशिएंट एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास, कोलिजन हो भी रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, बैक साइड अटैक के बदले फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सफिशिएंट एनर्जी के कोलिजन्स भी प्रोडक्ट फॉर्म करें। इसीलिए देखो एक हमने ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऐड किया है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मैं उसको क्यों बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन अटैक वो कितना है, वो भी अपने को देख के चलना पड़ेगा, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो के की इक्वेशन जो फाइनली लिखोगे दैट इज पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, मुझे लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे। तो अब टेम्परेचर वाला पार्ट हो गया। क्या बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, generally increases with increase in temperature. Now next is solvent, nature of solvent. हम लोगों ने nature of reactant देख लिया, concentration of reactant देख लिया, temperature देख लिया। Now nature of solvent, अगला फैक्टर क्या है, चौथा, nature of solvent। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, उसमें सॉल्वेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें सॉल्वेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम एसीटेट और मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन एक करा के दिखाता हूं तुम्हें। तो इसमें ए पार्ट, इसको कई पार्ट में अपने को पढ़ना है। फ्यू सॉल्वेंट्स retard the rate of reaction, and few solvents increase the rate of reaction, how, कैसे, ये जरा देखते हैं। मैंने सोडियम एसीटेट लिया और इसको मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराया। क्या बनेगा बेटा, CH3COO CH3 मिथाइल एसीटेट और प्लस सोडियम आयोडाइड। अब देखो इसमें मैं जब DMF सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही इस रिएक्शन का रेट अच्छा होगा लेकिन जब मैं कंपेयर कर रहा हूं दो अलग अलग सॉल्वेंट्स लेके, एक बार मैंने DMF ले लिया और एक बार मैंने मिथेनॉल ले लिया, एक बार मैंने DMF ले लिया, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, पढ़ा होगा आप लोगों ने, CH3N CH3CHO, ये बेटा DMF है। और एक बार मैंने मिथेनॉल ले लिया, तो अब मिथेनॉल क्या करेगा, वो एसीटेट के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी रिएक्टिविटी को घटा देगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जरा इसको अगर हम लोग देखें, CH3OH CH3OH CH3CO, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जा रहा है। तो एसीटेट का जो ऑक्सीजन था जिसको रिएक्शन करनी थी, उसकी रिएक्टिविटी को घटा दे रहा है जब मिथेनॉल हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि DMF एसीटेट के साथ नहीं जुड़ रहा है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसीटेट के साथ नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ DMF इज हाई। अब दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थे लेकिन दोनों का नेचर अलग था, दोनों का नेचर अलग था। मिथेनॉल का नेचर अलग था, DMF का नेचर अलग था। तो रेट ऑफ रिएक्शन वाज हायर इन केस ऑफ DMF सॉल्वेंट।
ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ऐसे भी डिपेंड कर सकता है। एक ने रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दिया, एक ने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे बेटा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, बी पार्ट इसमें क्या देखा हमने, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। बेटा जाहिर सी बात है, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो जो रिएक्टेंट्स के डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी। भाई कोई भी विस्कस या बहुत थिक सॉल्वेंट होगा तो उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तेज़ी से ट्रेवल कर पाएंगे क्या, तेज़ी से आके कोलिजन कर पाएंगे क्या, नहीं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देगी विस्कोसिटी। तो हायर द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। विस्कोसिटी को अगर कहोगे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। हायर इज द विस्कोसिटी ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट, लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है नेक्स्ट है तीसरा सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सी पार्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा in case of ionic reactions, in case of ionic reactions, अब आयनिक रिएक्शंस में जब तक कंपाउंड आयंस के फॉर्म में टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। बेटा सॉल्वेंट की वो कैपेसिटी जिससे वो दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मींस हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, हायर इज इट्स कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इन ऑपोजिटली चार्ज आयंस बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो आयंस में टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसको एक छोटी सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट लॉगरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a माइनस b बाई d, वेयर d इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे ये वैल्यू छोटी होगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी रेट कांस्टेंट k बढ़ जाएगा। d ज़्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो रेट कांस्टेंट k ज़्यादा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। इसको ग्राफिकली अगर देखना चाहो तो रेट कांस्टेंट k वर्सेस 1 बाई d, a एंड b आर व्हाट, कांस्टेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमने सॉल्वेंट का क्या क्या देख लिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देख लिया, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट देख लिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ आयोनिक रिएक्शंस देख लिया। अब इन केस ऑफ कोवैलेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आइदर पोलर रिएक्टेंट्स और पोलर प्रोडक्ट्स, हम लोग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी देखेंगे, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी देखेंगे। लेट अस सी हाउ। Polarity of solvent. Reactions involving polar products are more favored by polar solvents. क्यों?
जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगी बेटा तो वो पोलर प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा कंबाइन होगा, उनको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स की पोलैरिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा है उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी आप लोग बढ़ाएंगे, और उनका रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी आप लोग घटाएंगे। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ ट्राइथाइलअमीन C2H5N with ethyl iodide, बताओ इसमें क्या होता है? टेट्रामोनियम सॉल्ट बनता है। होल 4 N प्लस I माइनस। जाहिर सी बात है, बताओ बेटा प्रोडक्ट की पोलैरिटी ज्यादा है ना, यानी यहां पे प्रोडक्ट इज मोर पोलर इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। सो हायर विल बी द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हायर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर विल बी द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अलग अलग सॉल्वेंट्स लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन ले लिया मैंने, और बेटा मैंने टोल्यूइन ले लिया, और बेटा मैंने ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और बेटा मैंने नाइट्रोबेंजीन ले लिया। अब बताओ इन सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी इसी ऑर्डर में बढ़ रही है ना, तो जब ये अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज होंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। हायर विल बी द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, एंड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सॉल्वेंट के केस में लास्ट टॉपिक जो है दैट इज इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद सॉल्वेंट। इंटरेक्शन ऑफ reactant molecules or activated complex with solvent molecules. दो अलग अलग केसेस, रिएक्शन प्रोग्रेस मींस टाइम। दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है। यहां पे अपना बेटा क्या बना है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहां पे रिएक्टेंट। सिमिलरली यहां भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा भाई? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिससे इंटरेक्ट करेगा उसकी एनर्जी को घटाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिससे इंटरेक्ट करेगा उसकी एनर्जी को घटाएगा। अब मैं बोल रहा हूं पहला केस कि when solvent molecules interact only with reactant molecules, तो reactant molecules की एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। reactant molecules की एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसा ग्राफ आएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट किया ही नहीं है, इंटरेक्ट किया ही नहीं। ठीक है, अब बताओ बेटा जो इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कितनी थी? E, और बाद में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई है बढ़ के? E डैश है। आपने क्या देखा यहां पे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है आफ्टर इंटरेक्शन दैट इज हायर, एंड हायर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। So final rate of reaction is less than initial rate of reaction. सॉल्वेंट की वजह से बताओ, सॉल्वेंट अगर केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है उसकी एनर्जी को घटाएगा, जिसकी वजह से नेट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। दूसरा केस मैंने क्या लिया
कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ओनली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट है अपनी, वहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट से रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, रिएक्टेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तब क्या होगा? केवल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी घटेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बोलो, जो बेटा इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कितनी थी? इतनी, ठीक है। और जो फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है? सॉल्वेंट से इंटरेक्शन के बाद। इस बार बोलो एक्टिवेशन एनर्जी घट गई है। पहले केस में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी थी, इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी बेटा घट गई। एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर टेकिंग इंटरेक्शन इनटू अकाउंट इज लेस। और जब इंटरेक्शन एक्टिवेशन एनर्जी घटी है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बेटा बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का रोल था। अब आगे हम लोगों को कैटलिस्ट का रोल देखना है, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।